नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ 48 घंटों का वक्त बाकी है और नया साल शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के लिए एक साथ कई बुरी खबरें आ गईं। आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। DAC मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में भारत सरकार ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत में इजाफा करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसका मतलब कि भारत की तीनों सेनाएं अब युद्ध स्तर पर नए हथियार और साजो सामान खरीदने जा रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस अप्रूवल के बाद भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इससे भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। और यह खबर सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मचना था सो मचा। ऊपर से साल 2025 खत्म होने से ठीक पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश और सबसे ताकतवर वर्ल्ड लीडर की रैंकिंग भी आ गई। और ये रैंकिंग देखकर पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर अभी से बंकर में जाकर छिप गया है। मुनीर को किस बात का डर है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2025 का सबसे ताकतवर देश कौन है? इस लिस्ट में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? मुल्ला मुनीर का मुल्क कहां खड़ा है? साल 2025 का सबसे पावरफुल लीडर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पोजीशन पे हैं? क्या इस लिस्ट में शहबाज शरीफ भी हैं? और साल 2025 का सबसे गरीब देश कौन सा है? इसमें पाकिस्तान किस पायदान पर खड़ा है? ये वो 3 सवाल हैं जिनका जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। 2026 शुरू होने से पहले 2025 के दिसंबर में मोस्ट पावरफुल देशों पर आई रिपोर्ट में क्या पता चला है? वो कौन सा वर्ल्ड लीडर है जो 2025 में सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर और सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आया है? वो लीडर ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, ना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो फिर 2025 में दुनिया का सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर कौन है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है। नरेंद्र मोदी ने साल 2025 की शुरुआत दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर से की थी और मोदी साल 2025 का अंत भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर से ही कर रहे हैं। और इसका खुलासा अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में हुआ है। 23 ग्लोबल लीडर्स में से इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% से ज्यादा है। 20 लीडर्स तो ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 50% से भी कम है। तो चलिए पहले पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 61% के साथ नंबर 2। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग 56% की अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली 55% के साथ नंबर 4। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने 48% के साथ नंबर 5 की पोजीशन पे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 47% के साथ नंबर 6। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पार्डो 45% के साथ नंबर 7। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरिन केलर सूटर 43% के साथ नंबर 8 की पोजीशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 43% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 9 की रैंकिंग पर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 42% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 10। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 41% के साथ नंबर 11। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भी 41% के साथ नंबर 12 की रैंकिंग पर हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर 41% के साथ नंबर 13। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 38% के साथ नंबर 14। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टॉर्ट 37% के साथ नंबर 15। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन 37% के साथ नंबर 16। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ 36% के साथ नंबर 17। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 36% की केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अप्रूवल रेटिंग के साथ 18वें नंबर पर है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान 34% के साथ 19वें, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा 34% के साथ 20वें, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 33% के साथ 21वें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 23% के साथ नंबर 22 और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सिर्फ 13% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 23वें स्थान पर हैं। इन आंकड़ों से साफ है 2025 में वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता के मामले में दूर दूर तक कोई भी दूसरा वर्ल्ड लीडर मोदी के आसपास भी फटकता नजर नहीं आता। सोचिए, अप्रूवल रेटिंग में नंबर 1 मोदी की तुलना में ट्रंप 9वें पायदान पर है, जबकि मोदी की अप्रूवल रेटिंग फ्रांस के राष्ट्रपति की तुलना में 58% ज्यादा है। 2025 के ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, क्योंकि वो इस लिस्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तानी भी मानते हैं कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने के मामले में कोई और कहीं खड़ा नजर ही नहीं आता, क्योंकि पूरी दुनिया को मोदी का नाम ही है भाता। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर, सो ही हैज मेड हिज मार्क। एक चीज जो है ना, वो मुझे समझ आ रही है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है और मोदी साहब को जो थोड़ा बहुत नेशनल इलेक्शन में झटका लगा था, दैट झटका इज ओवर। ही इज इनटू द गेम, ही इज इनटू द गेम और वो अपना काम जो है वो करेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करेंगे। वो मोदी जो है इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मैं आई कैन सिंपली टेल यू कि नरेंद्र मोदी साहब अब मज़ीद ताकत में आएंगे, वो अपने रिसोर्सेज मज़ीद लगाएंगे, सबको टाइट करेंगे। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर एज ऑफ नाउ। मोदी की लोकप्रियता का भी लोहा पाकिस्तानी मानते हैं और एक ताकतवर भारत का नाम सुनकर भी वो थर थर कांपते हैं। किसी भी देश को ताकतवर बनाती है उसकी सेना, और 2025 में मोदी की लीडरशिप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत का डेमो मुनीर अच्छी तरह देख चुका है। यह बात 2025 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भी साफ हो जाती है। एक 145 देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग में भारत टॉप 5 में शामिल है। इस रैंकिंग में भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है और रैंकिंग नंबर 4 है, जबकि इसी रैंकिंग में पाकिस्तान का पावर इंडेक्स स्कोर 0.2513 है और उसकी रैंकिंग नंबर 12 है। यानी मुल्ला मुनीर ने 2025 में खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वो अपनी फौज की रैंकिंग नहीं सुधार पाया। टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 में भी पाकिस्तानी सेना को नहीं ला पाया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी सेना को ताकतवर बनाया, बल्कि 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में भी भारत की एंट्री टॉप 5 में कराई। और इसका खुलासा हुआ है सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की एक रिपोर्ट में। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने 2025 में मोस्ट पावरफुल देशों पर आधारित ये नई रिपोर्ट 6 पैमानों पर जारी की है, जिसमें नंबर 1 है उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 2 है उस देश का वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक प्रभाव, नंबर 3 है उस देश का डिफेंस बजट, नंबर 4 है ग्लोबल अलायंसेज, नंबर 5 है उस देश की सॉफ्ट पावर और नंबर 6 है उस देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ। और इन सभी पैमानों पर सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की रिपोर्ट में भारत को और नरेंद्र मोदी को फुल मार्क्स दिए गए हैं। 2025 के 142 सबसे ताकतवर देशों की इस लिस्ट में भारत 94.76 के पावर एंड इन्फ्लुएंस स्कोर के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। भारत के ऊपर रूस, चीन और अमेरिका हैं, जबकि इसी लिस्ट में पाकिस्तान सिर्फ 90.7 के पावर एंड इन्फ्लुएंस स्कोर के साथ 21वीं पोजीशन पर मौजूद है। यानी टॉप 5 या टॉप 10 छोड़िए, मुल्ला मुनीर का मुल्क टॉप 20 में भी शामिल नहीं है।
और ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का ही असर है कि 2025 खत्म होने से पहले पहले 2026 शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान में सबने रोना धोना शुरू कर दिया है। मुनीर अभी से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमने लगा है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो हैं या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी हैं या इनको दी गई हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है, इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं, जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करें तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर रहे हैं। घबराने की क्या बात है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो शीशा वीशा आपने लगा रखा है ना, इसको हटा दीजिए और कह दीजिए कि मैं इधर खड़ा हूं और आओ देख लो कौन क्या कर सकता है। तो सर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि बेफिक्र हो जाइए। आपके साथ इतने ज्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ रहती है साथ में कि आपको डरने की क्या जरूरत है। सर आप फील्ड मार्शल हैं, आप अगर इस तरह से शीशे लगाकर बात करेंगे तो सोचिए कि जो यहाँ पे बाकी के लोग जो चाहे पार्लियामेंट में बैठे हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, फिर वो क्या सोचेंगे? उनको भी लगेगा शायद उनकी भी जान को खतरा है। क्या मिलिट्री के लोग, ओए होए होए, तोबा तोबा तोबा। सर मेरे मुंह में खाक, मैं तो वो बात बोलना भी नहीं चाह रही जो लोग न जाने क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें करती नहीं, बेकार बेफजूल की बातें करने की तो मुझे आदत है नहीं। लेकिन फिर भी सर आप मिलिट्री वालों से ही ऐसे शीशा लगा के बात कर रहे थे, क्यों? जनरल आसिम मुनीर इतने खौफजदा हैं कि वो हर वक्त 24 घंटे, बिकॉज मुसलसल तस्वीरें आ रही हैं जिससे पता चलता है उनकी बैक पे कि वो हर वक्त एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखते हैं। बहुत से लोग फौज के अंदर से बताते हैं कि उनके घर में गैर मामूली तौर पे पहरा है। वो बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म के हीरो के तौर पे, जिसमें जेम्स बॉन्ड 007 होता था, कि किसी आप क्राइम फिल्म में देखते हैं, पुलिस की फिल्म में देखते हैं, तो कहते हैं कि वो भरा भरा रिवॉल्वर और बंदूक जो है वो अपने बेल्ट के साथ रखते हैं और अपने कुछ उन्होंने गार्ड जो है वो अपने घर के बाहर उन्होंने रखे हुए, अपने कमरे के बाहर उन्होंने रखे हुए। तो ये उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ये जो इन्होंने पूरी जिंदगी की तहद्दे कबर तक उन्होंने इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश की है, ये भी शो करता है कि कितने खौफज़दा हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब के सियासी मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ रहे हैं। इससे हमें जनरल आसिम मुनीर के बारे में इससे हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन हमें कम से कम जनरल आसिम मुनीर के बारे में 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक हमें ये पता चलता है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो खौफ में मुब्तला हैं, वो घबराए हुए हैं, और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि बावजूद तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के वो खौफ में मुब्तला है। जैसे कि मैंने कहा कि पिस्तौल अपने पास रखते हैं, गन रखते हैं, गार्ड रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, हर वक्त वेस्ट पहन के रखते हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में भी डर के मारे बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर बैठने लगा है और अब पाकिस्तानी भी इस पर मजे लेने लगे हैं, क्योंकि मुनीर को पता है कि पिछली बार मई के महीने में वो बंकर में जाकर छिपा था। इस बार उसे बंकर भी नसीब नहीं होने वाला।
मुनीर के बंकर में घुसने से पहले ही हिंदुस्तान उसका काम तमाम करने वाला है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की। मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है। ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। तो और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनका जो एक जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है और उनकी जो सियासत की एक झलक है जिसमें वो एक बड़े हार्ड लाइनर, हार्ड हिटिंग और ये सारा कुछ जो वो करते हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ये इंडिया। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या उसे बोलते हैं पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। एट द मोमेंट, ठीक है जी, जो मुझे चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इज़ नॉट रेडी कि वो ये सारा कुछ करे। उसको ये नहीं लगता कि हमें ये लड़ाई वाला माहौल बनाना चाहिए। मोदी साहब समझते हैं कि मोदी साहब इज़ बेसिकली मोटिवेटेड। वी नीड नॉट टू वर्क विद पाकिस्तान। मुनीर 2025 में भी बंकर में ही छिप कर बैठा रहा और 2026 में भी वो बंकर से बाहर नहीं निकलेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साल खत्म होने से पहले हिंदुस्तान ने मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली खबर दे दी है। भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2026 में पाकिस्तान के फुल एंड फाइनल हिसाब का इंतजाम कर दिया है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डैक की मीटिंग में भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा MK2 और 120 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खरीद को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा लोइटर मुनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रेडार, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, एयरफोर्स के लिए स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, फुल मिशन सिमुलेटर, ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्ड सिस्टम, इन सबको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। DAC की मीटिंग में इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों से पाकिस्तान में अभी से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी तो अभी से ये सोचकर रोने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार 79,000 करोड़ की रकम से पाकिस्तान की मौत का सामान लाने जा रही है। पाकिस्तानियों का ये डर और खौफ बिल्कुल सही है। आपको बताता चलूं कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं। प्रिपेयरिंग अ लॉट। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इंडियंस भी बना रहे हैं
जो ये जो है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक जो है उसके ऊपर। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लंबे सफ़र करती हैं। और ये जो नई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं ये सेकंड स्ट्राइक का ऑप्शन देते हैं। इंडिया भी लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर आप सिर्फ इंडिया को देख लें, रशिया से भी लीज इन्होंने ऑप्शंस ली हुई हैं। तो इनकी जो इंडिया की जो सबमरीन्स की जो है वो पोजीशन जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि डीजल इलेक्ट्रिक, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर अटैक जो है वो 3-4 किस्म की इन्होंने वो ली हुई हैं। और तकरीबन इनके आप समझ लें मेरे 19 सबमरीन्स हैं इनके पास, ठीक है जी, जो ऑपरेशनल फ्लीट है। और इंडिया की जो सबमरीन को एक्वायर करने के जो प्रोग्राम है वो एक ब्रॉडर नेवल है, ठीक है, एक्सपेंशन चाहते हैं, 200 शिप्स चाहते हैं बाय 2035। मुनीर चाह कर भी इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता है। वैसे भी 2025 में सबसे गरीब देशों की रैंकिंग में मुल्ला मुनीर का मुल्क 190 देशों में 45वें स्थान पर खड़ा है। यानी हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के लिए अपना प्लान बना ही रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान के भीतर मुनीर का काम तमाम करने का इंतजाम हो रहा है। तभी तो मुनीर इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है यह समझने के लिए आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये इमरान के कट्टर समर्थक हैं जो इन दिनों जहां जा रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये कि आज नहीं तो कल मुनीर को कार में बम धमाका करा के मारेंगे, पक्का मारेंगे। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। मुनीर ने सिर्फ इमरान की सेना को अपना दुश्मन नहीं बनाया है, वो तो पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं से भी पंगे ले चुका है। कराची के लियारी में मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर को चिताया था, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों जहां जा रहा है मुल्ला मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है, खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है। सियासत में जरा मुश्किल आती है, रुकावटें होती हैं, हुक्मरानों को चैलेंज करना होता है, और जब आप हुक्मरानों को चैलेंज करेंगे तो ईमान और अमल सालेह के बाद यही चीजें हजरत मुल्क के अंदर फिर इंतहा पसंदी पैदा करती हैं। मतलब साफ है, मुनीर के लिए आने वाले दिन बहुत बुरी खबर लेकर आने वाले हैं। हिंदुस्तान तो जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन करंट सिचुएशन देखकर यह लग रहा है कि मुनीर अपने ही मुल्क में किसी पाकिस्तानी के हाथों ही मरेगा। इसकी संभावना हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है। मुल्ला मुनीर की मौत करीब आती जा रही है। इसका कोई सिफारती या कोई स्ट्रेटेजिक एम नहीं है, इसकी अपनी सर्वाइवल है। आसिम मुनीर को सिर्फ अपनी सर्वाइवल चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रहें जहां पर खाना जंगी, जहां पर कानून बिल्कुल ना हो, जहां पर जिसका राज मतलब अभी छोटा मोटा जी पुलिस वर्दी है वो। आप सोचें अगर इस मुल्क के न्यूक्लियर असासे खत्म हो और ये आप समझते हैं कि ये इस मुल्क को ताकतवर ये फौज रहने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इस मुल्क के अंदर खाना जंगी करवाएंगे, ये इस मुल्क के अंदर जितने आपके मलेशिया, डाकू, टेररिस्ट, दहशतगर्द गैंग है उनको और ये शह देंगे, उनको हथियार देंगे, फौज टूट जाएगी, बलूचिस्तान में आग लग जाएगी, केपी में आग लग जाएगी, पंजाब में आग लग जाएगी। ये पाकिस्तान नहीं बचने लगा। ये 3 में से 13 ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम, बिलावल, ये किसी खेत की मूली है ही नहीं। ये मतलब इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है इससे, जो ये सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी एक फसाड आपके सामने हो कि जी पाकिस्तान में एक हुकूमत है, एक आईन है, एक कानून है। ये इतनी खतरनाक गेम है पाकिस्तान के लिए कि अगर फौजी जर्नैल खास तौर पे जो सीनियर ऑफ जनरल्स हैं, अगर वो ये समझ नहीं रहे, वो इसको इसके ये आसिम के गेम प्लान को ये उनको समझ नहीं आई, तो कब आएगी इनको समझ कि यार ये तो उड़ा देंगे इसको।
ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इसको जहाज से उड़ा देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस रजीम को गिराना बहुत जरूरी है, आसिम मुनीर को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, फौज के अफसर जवानों को खास तौर पे कहते हैं उसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी। बांग्लादेश में मुनीर की ढाका सेल पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। यूनुस की जगह मुनीर और आईएसआई मिलकर बांग्लादेश का चुनाव करा रहे हैं। इसके दो बड़े संकेत आज मिले। पहला, पाकिस्तान की फेवरेट कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ यूनुस के चहेते नाहिद इस्लाम ने हाथ मिला लिया। और दूसरा संकेत, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यूनुस से साथ मीटिंग की और यूनुस की पुलिस अब अचानक कहने लग गई है कि उस्मान हादी के हत्यारे भारत चले गए। इन दो घटनाओं के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले फिर तेज हो गए हैं। मंदिर जलाए जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। बांग्लादेश में मुनीर का सेल हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहा है? ढाका में चुनाव के बाद पाकिस्तान का प्लान है क्या? पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक की कट्टरपंथी फौज का क्या चुनाव से पहले 2 लाख हिंदुओं का कत्ल करने वाली है? देखिए रिपोर्ट। ওখানে একটু ওখান থেকে মুক্তি থেকে একটা কাপড় নিয়ে ফুটছিলাম আর কি, না ভাঙি নাই, সত্যি আমরা ভাঙি নাই, এরপরে কি ছিলাম আর কিছু করি নাই। আগুন কি দিয়ে দিছো? मैच তোলে একটা 10 টাকা তোলে দিয়ে। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का पहला सैंपल है। अल्लाह बोलते ना पाक और वो बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये जिहादी जमात का हिंदुओं से नफरत वाला दूसरा सैंपल है। এই অবরোধ শুধুমাত্র ওসমান হাদির জন্য নয়, এই অবরোধ ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার অবরোধ। সুতরাং আমাদের এখন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে, শত্রুকে চিনতে হবে, বুদ্ধিতে বলিয়ান হতে হবে। শুধু গায়ের শক্তি দিয়ে তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। ये कट्टरपंथियों की एंटी इंडिया साजिश का तीसरा सैंपल है। बांग्लादेश में इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ फैलाई जा रही इस नफरत का इंपैक्ट क्या होता है? हिंदुओं को इस जिहादी जहर की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? देख लीजिए। जिहादियों ने कॉक्स बाजार का हिंदू मंदिर जला दिया। फिरोजपुर में हिंदुओं के 5 घर फूंक दिए। हबीबगंज में हिंदू युवक कामदेव को मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश इस वक्त हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नर्क बन गया है। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है मोहम्मद यूनुस। कट्टरपंथी यूनुस अपनी शातिर चालों से एंटी इंडिया माहौल बना रहा है। उसकी कट्टरपंथी टोली लोगों को भड़का रही है और जिहादी गैंग रात के अंधेरे में हिंदुओं को निशाना बना रही है। और यह सब पूरे प्लान के तहत हो रहा है। कैसे? समझ लीजिए। ढाका में इस वक्त उस्मान हादी को इंसाफ सबसे हॉट टॉपिक है। इसी मुद्दे पर ढाका का शाहबाग चौराहा पिछले कई दिनों से जाम है। हादी के इंसाफ की इस लड़ाई को अब यूनुस की कट्टरपंथी टोली एंटी इंडिया मूवमेंट बनाने पर तुल गई है। इसके लिए यूनुस ने अपनी पुलिस को काम पर लगा दिया है। হালুয়াঘাটের পূর্বে মুন ফিলিং স্টেশনে জনৈক ফিলিপ এবং সঞ্জয় তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ফিলিপ তাকে সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে। পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে। স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে।
আমরা সন্দেহ করি আসামিদ্বয় অবৈধ পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন। शरीफ उस्मान बिन हादी गोलीबिद्ध हन। ये बांग्लादेश की वही पुलिस है जो कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि हादी के हत्यारों के भारत भागने का कोई एविडेंस नहीं है, हादी के हत्यारे बांग्लादेश में ही छिपे हैं। लेकिन अब वही पुलिस फेक न्यूज लेकर मैदान में आ डटी है। ढाका से मेघालय तक हत्यारों का पूरा रूट बता रही है, वो भी बिना किसी एविडेंस के। बांग्लादेश की पुलिस ने दावा किया है कि फैसल करीम और आलमगीर उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका से अमीन बाजार गए। इसके बाद मानिकगंज के कालामपुर पहुंचे, कालामपुर से कार के जरिए मेमन सिंह के हलुआ घाट पहुंचे, हलुआ घाट से उन्हें फिलिप ने इंडियन बॉर्डर क्रॉस कराकर मेघालय के तुरा शहर में एंट्री दिलाई। बांग्लादेश की पुलिस एंटी इंडिया माहौल बनाने के लिए ये तक दावा कर रही है कि उस्मान हादी के हत्यारों को सपोर्ट करने वाले 2 लोगों को मेघालय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सच क्या है वो अब जान लीजिए। मेघालय पुलिस ने किसी भी 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से इनकार किया है। बीएसएफ ने भी ऐसी किसी घुसपैठ को सिरे से खारिज किया है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में ऐसा सिर्फ एंटी इंडिया माहौल तैयार करने के लिए किया गया है और इसका असर भी तुरंत ही दिखने लगा है। उस्मान हादी के इनकलाब मंच ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पूरे किलिंग स्क्वाड का ट्रायल 24 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें हत्यारे, हत्या के मास्टरमाइंड, हत्या में सहयोग करने वाले और जिन्होंने आरोपियों को भागने में मदद की, उन्हें शरण मुहैया करवाई, उन सबको पकड़कर 24 दिन के भीतर सजा सुनाई जाए। इसके अलावा बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट सस्पेंड होना चाहिए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। इसके अलावा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में दोषी साबित हो चुके लोगों को राजनीतिक शरण दे रखी है। अगर भारत उन्हें वापस नहीं करता तो इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए ऐसा करवाना चाहिए। यूनुस की टोली का सबसे बड़ा टारगेट हिंदू है। यूनुस की टोली का सबसे बड़ा टारगेट इंडिया है। चुनाव से पहले यूनुस किसी भी तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट को पीक पर पहुंचाना चाहता है। उसके लिए सिर्फ पुलिस का ही यूज नहीं हो रहा है, कट्टरपंथियों की पूरी फौज मैदान में उतार दी गई है। ये बांग्लादेश का कट्टरपंथी अताउर रहमान बिक्रमपुरी है, जिसे कुछ रोज पहले ही 5 साल पुराने मुकदमे में जेल के अंदर डाला गया है। अताउर रहमान का कनेक्शन अलकायदा की बांग्लादेशी ब्रांच अंसार अल इस्लाम से है। यह बांग्लादेश में बैन आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का भी मेंबर रह चुका है। शेख हसीना के जाने के बाद से अताउर रहमान का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ लोगों में जहर भरना है और यह कट्टरपंथी नफरत का जहर किस लेवल पर भर रहा है देख लीजिए। मुस्लिम মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে অমুসলিমদের সাথে প্রতি যে একটা ঘৃণা করা দরকার, সেই ঘৃণাটাকে যারা তুলে দিচ্ছে তারাই মূলত এর প্রথম হোতা। আল্লাহ বলতেছেন না পাক, আরো বলতেছে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। ঠাকুরটা আমি মানুষই মনে করি না। बांग्लादेश में जिहादी टोली के इस मेंबर का नाम शेख अब्दुल रज्जाक है। इसका काम इस्लाम का प्रचार करना है, लेकिन ये भी इस वक्त हिंदुओं के खिलाफ जहर भरने में जोर शोर से जुटा हुआ है। ঠাকুরটা আমি মানুষই মনে করি না। ঠাকুরটা একটা হিন্দু মানুষ, ও মুসলমানের শত্রু, ও জাতির শত্রু, ও বাঙালিদের শত্রু, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু, ও বাংলা ভাষার শত্রু। তাকে দাম দিতে হবে মানে? আমি বিবেক বেঁচে খেয়েছি। তুমি তো স্কুলে যে বলো ও কালিমা তোমার আকাশ, ও কালিমা তোমার বাতাস। আমি তো বলি না কোনোদিন। আমি কেন বলবো? ঠাকুর বাঙালিদের শত্রু, ঠাকুর মুসলমানের শত্রু, ঠাকুর ভারতের শত্রু, ঠাকুর জাতির শত্রু, ঠাকুর বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু। যেদিন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মুসলমান ইংরেজের হাতে নির্যাতিত, সেদিন ঠাকুর লন্ডনে মুচ পাকায়। সেই ঠাকুরের গান আমার ছেলে মেয়ে বলে, তোমার ছেলে তোমার বাপের সন্তান, এটাকে একটু ভারী মনে করলো না? बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए 1-2 लोग नहीं है, यूनुस की पूरी पलटन इसी काम में लगी है।
ये बांग्लादेशी आर्मी का रिटायर्ड अफसर हसीनुर रहमान है, जो ढाका की जमीन पर एंटी इंडिया माहौल तैयार करने में जोर शोर से जुटा है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। আপনার সীমান্ত হলো তার কাটা বেড়া, আমরা বাঙালি এক জাতির যাই, এক জাতির দেশ। ওই তার কাটা বেচে কট কেটে বেচে কট করে খেয়ে আপনার মিশে যাব আপনার বাঙালির সাথে, পশ্চিমবঙ্গের সাথে। যে দল আগামীতে আসবেন তাদের জন্য হুঁশিয়ারি, ভারত প্রেমে মরবেন না। ভারত বলে কোনো জিনিস চলবে না, ভারতের পণ্য চলবে না। जिहादियों की ऐसी टोलियां पिछले एक साल के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2900 से ज्यादा हमले कर चुकी है। 152 मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। 1068 हिंदुओं की संपत्ति डैमेज की जा चुकी है। दरअसल बांग्लादेश में जिहादियों की ये टोलियां यूनुस की बनाई चुनावी पिच पर खेल रही हैं। यूनुस इस टोली के जरिए ऐसा गेम सेट करना चाहता है जिसमें विजेता वो ही हो। उसके लिए रेफरी पाकिस्तान से बुलाया जाए। कैसे, समझ लीजिए। জোটের যেই আমরা আমাদের লক্ষ্য ছিল যে আমরা এককভাবে নির্বাচন করব, যেহেতু আমরা সেটা করতে পারছি না, ফলে সেই জোটটা কাজ করতেছে না। আমরা বৃহত্তর নতুন একটা সমঝোতা গিয়েছি অন্য একটি। আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির যেই নির্বাহী বডি রয়েছে, আমরা সেখানে এটা আলোচনা করেছি এবং আমরা কিন্তু এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এবং যখন যে কোনো বিষয়ে মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকের ভেটো থাকতে পারে, বিরোধিতা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন করবেন কিনা, দলে থাকবেন কিনা, এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ये यूनुस का चहेता वही नाहिद इस्लाम है जिसने शेख हसीना की सत्ता गिरा दी। कोटा मूवमेंट के बहाने पूरे देश को जला दिया था, लेकिन यही नाहिद इस्लाम अब कट्टरपंथी जमात की गोद में जाकर बैठ गया है। नाहिद इस्लाम की पार्टी ने 300 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उसके पास पूरे बांग्लादेश में सपोर्ट नहीं है। पार्टी के पास इलेक्शन लड़ने लायक कैडर नहीं है। नाहिद इस्लाम किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने गिनी चुनी सीट पर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से अलायंस कर लिया है। नाहिद शफीकुर के इस अलायंस के बाद एनसीपी में बगावत छिड़ गई है। कोटा आंदोलन में लीड रोल अदा करने वाले महफूज आलम ने पार्टी छोड़ दी है। 30 दूसरे मेंबर्स ने भी पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। এটা আমাদের একটি মজবুত নির্বাচনী সমঝোতা। সারা বাংলাদেশের 300 আসনে আমরা বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আসন আমাদের মধ্যে আমরা নির্ধারণ করেছি। যেহেতু দুইটা দল একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের সাথে তারা মিলিত হয়েছেন, আরও অনেকগুলা দল তারা আগ্রহী ছিলেন, বাট এই প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে এখানে সম্পৃক্ত করা আমাদের জন্য খুবই দুরূহ হয়ে গেছে। पाकिस्तान के इशारे पर यूनुस इस वक्त जमात की गोद में बैठा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि यूनुस के इशारे पर ही नाहिद ने जमात से हाथ मिलाया है, और जब से इस अलायंस का ऐलान हुआ है पूरा पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। इशाक डार ने तो इलेक्शन बाद के सपने अभी से देखने शुरू कर दिए हैं। 11-12 साल पहले हिना रवानी खर साहिबा गई थी एक इन्विटेशन देने पर, कोई एंगेजमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। 36 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी। और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको एंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यूनुस के साथ बैठकों पर बैठक किए जा रहे हैं। ढाका टू कराची डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान भी हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने चुनाव को लेकर ढाका में स्पेशल सेल बनाई है, जिसमें आईएसआई के कई बड़े अधिकारियों को रिक्रूट किया गया है। ये टोली भारत विरोधी रुख रखने वाली पार्टियों को फंडिंग कर रही है। आईएसआई की इस टोली के इशारे पर यूनुस ढाका की चुनावी बिसात बिछा रहा है। यूनुस और उसके पाकिस्तानी आकाओं का मकसद इंडिया को 2 फ्रंट पर घेरना है। मुझे कभी कभी लगता है कि बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का 2 लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ताल्लुकात अगर बिल्कुल भाइयों जैसे हो जाएं
और पाकिस्तान स्ट्रेंथ करे इन एवरी सेंस, स्ट्रेंथन करे उनको, बांग्लादेश को स्ट्रेंथन करे आपस में, कारोबार, ट्रेडिंग, ये वो, फौजी एतबार से भी, क्योंकि हमारी फौज दुनिया की टॉप चंद आर्मीज में से है। तो कल ले ये पंगा बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो ये सैंडविच ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। यूनुस को पता है कि जितना वो एंटी इंडिया माहौल बनाएगा उतना वोट नाहिद और जमात के फेवर में गिरेगा। यूनुस को लगता है कि वो भारत के खिलाफ जितना जहर बोएगा उसके पाले में उतनी सीटें बढ़ेंगी और इसीलिए पूरा खेल खेला जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।